कल जिस तरह से दविंदर सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी, जिस तरह से दविंदर सिंह को आतंकियों से तार जुड़े होने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुकात बताए गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस 90 दिन बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। वहीं अगर दूसरे मामले में देखा जाए, सफूरा को जमानत नहीं मिल रही, चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है, बहुत जल्दी की जाती है जब सीएए के मामले में लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दिल्ली फसाद के मामले में जब गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मामले में अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल ना करना क्या दर्शाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। अदीब साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी जिस तरह से दविंदर सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है? शकील साहब, ये इतनी दर्दनाक खबर आज मैंने पढ़ी, मुझे यकीन नहीं आया कि इस मुल्क में ऐसा भी हो सकता है। हम वहां जाके खड़े हो गए जहां एक प्रेग्नेंट लेडी, उसकी जमानत नहीं होती, वो जेल में रहती है। एक वो मासूम बच्ची जिसकी चंद महीने पहले या चंद दिन पहले शादी हुई और कोरोना की मरीज है, उसका खाविंद कोरोना का मरीज है, उसकी बेल नहीं होती है। और उस देशद्रोही की जिसकी कॉन्स्पिरेसी के तहत कम से कम 40 लोग तो शहीद हो गए, फौजी शहीद हो गए, कॉन्स्पिरेटर उन आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया। अगर वाकई इंसाफ होता तो इसको खुलेआम फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उसको बेल दे दी गई और फिर ये कहा जाता है कि गर्व से कहो कि हमें बड़ा फख्र है। मैं इस तस्वुर से लरस जाता हूं कि इतने खतरनाक आतंकवादी को बेल दे दी जाती है, मजलूम बच्चियों को जेल में रखा जाता है और फिर कहते हैं हम कि ये गर्व से कह दो। मैं इसीलिए बराबर कहता हूं और आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अब शर्म आती है, शर्मिंदा हूं मैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि यहां की आवाम क्यों चुप रहती है, इनको क्यों लकवा मार गया है। ये क्यों नहीं पूछते लोगों से कि मजलूमों को बंद करोगे और जालिमों को और कॉन्स्पिरेटर्स को तुम बेल दे दोगे, छोड़ दोगे। आप यकीन कीजिए, अगर यही रहा तरीका तो ये जो आदमी है जिसको बेल दी गई है, ये आज से कुछ दिन के बाद जब सब हालात ठीक हो जाएंगे तो ये फिर वापस आएगा। ऐसे ही जैसे आपको याद होगा बंबई में जो ख्वाजा यूनुस के केस में पुलिस वाले मुलविस थे, सजा हुई, फिर से अपॉइंटमेंट मिल गया उनको, खता भूल दी गई, माफी कर दी गई, जमानतें हो गई। 12-13 साल के बाद वो फिर उसी पुलिस में भेजे गए कि और कत्ल करो और लोगों को मारो, अदालत तुम्हें फिर छोड़ देगी। इनके साथ भी यही होने जा रहा है। ये वापस आएंगे फौज में, आप देखिएगा, ये पुलिस में वापस आएंगे। कल से जिस तरह से इसकी जमानत होने के बाद कई तरह के सवालात कल से दिल्ली पुलिस के ऊपर उठने लगे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीएए के मामले में जो लोग प्रोटेस्टर थे, जो जिम्मेदार थे, जो पूरी तरह से प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई और न सिर्फ गिरफ्तारियां हुई, उनको दिल्ली फसाद में मुलव्विस बताया गया और उनके ऊपर पूरी तरह से चार्जशीटें दाखिल कर दी गई। खालिद सैफी का मामला है, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था प्रोटेस्ट के मामले में और उनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन जो वीडियो पूरी तरह से मौजूद हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा की बात करें या और बहुत सारे बीजेपी लीडरान की बात करें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दिल्ली पुलिस के ऊपर बेइंतहा इस चीज़ों को लेकर सवालात उठ रहे हैं। कोई देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, और सुप्रीम कोर्ट को ये पूछना चाहिए था उस अदालत से कि तुम ऐसे शख्स को जमानत कैसे दे दी। लेकिन मुश्किल ये है कि सुप्रीम कोर्ट
का तो आप समझते हैं कि जो कश्मीर में 370 लागू होने के बाद एक मसला खड़ा हुआ कि कानूनी एतबार से ये जायज़ है या नाजायज़ है, जी उनको वो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। जी जो सीए के खिलाफ तहरीक चली कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, उनके पास वक्त नहीं था सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूर मालूम था कि शाहीन बाग की सड़क खोलना ज़रूरी है या नहीं है, जी जबकि ये भी सबको मालूम था कि वो पुलिस ने बंद की थी। लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो प्रायोरिटी सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ। और जो इस तरह की जजमेंट हुआ है और की गई है, मैं समझता हूँ कि ये सवाल पूरी दुनिया का एक मसला है। वो मुल्क जिसकी जो पहचाना इसीलिए जाता था कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, पूरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे ऐसे लोगों को कितने दिन बाहर रहना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हक बात कहने के लिए ज़बान होनी चाहिए, क्योंकि हम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की जिम्मेदारी हर शख्स के कंधे पर है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या एक पुलिस कांस्टेबल हो या मेरे ऐसा एक अदना सा इंसान हो। सबको कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना जिम्मेदारी उसकी बनती है, और वो ये भी हक उसका है कि वो सवाल पूछे कि वो मजलूम बच्ची जिसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, वो जेल में है, वो एक मासूम बच्ची जो चंद दिन पहले अपने खाविन से मिली थी और कोरोना में झूल रही है, वो जेल में रहेगी। और इस तरह के लोग जिनकी वजह से हमारी न जाने कितने लोगों की जानें गई होंगी, हमें मालूम नहीं, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि आतंकवादियों ने कितना खून बहाया है वैली में, कश्मीर की वैली में कितना खून बहाया है, उसका कॉन्स्पिरेटर छूट जाता है। तो सवाल तो उठता है कि अगर यहाँ पर माजरत के साथ अगर यहाँ पर मोहम्मद अदीब होते तो जिस्म के कितने टुकड़े किए गए होते, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं समझता हूँ कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दुनिया इसको मान रही है, हुकूमत है कि इनकार कर रही है। हक़ाइक़ कुछ हैं और दिखाया कुछ जा रहा है। अदीब साहब, इस पूरे मामले पर इंटरनेशनल मीडिया भी पिछले एक साल से जो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसको लेकर बार बार इंटरनेशनल मीडिया भी सवालात खड़े कर रही है, और जो दावा किया जाता है देश के ज़रिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन उस पर सवाल निशान लग गया है। बड़ी डेमोक्रेसी इस माने में तो है कि हम सही से इलेक्शन करा लेते हैं, हमारा जो चुनने का जो कैंडिडेट चुनने का जो तरीका है वो हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से उसको करते हैं, लेकिन मुसावात लागू करना, डेमोक्रेसी लागू करना, कानून को सही से पालन करवाना, इसमें कहीं ना कहीं हम विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, हकीकत तो यही है कि हमारे बुजुर्गों ने दुनिया में ये साबित कर दिया था कि हम सबसे बड़े इंसाफ पसंद और जमहूरी मुल्क हैं। इसी शिनाख्त से हम पहचाने जाते थे। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे पास मॉरल वैल्यू थी, हमारी हैसियत थी। अब हमारे पास सब कुछ है, न मॉरल वैल्यूज़ हैं न हमारी शिनाख्त उनमें होती है, जिस पे दुनिया हमारी तरफ देखता था कि देखो हिंदुस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ इंसाफ होता है, यहाँ पर कानून को माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की जाती है। अब दुनिया में अगर आप बाहर के न्यूज़ सुने और अखबार सुने तो हम शक व शुबहात की दुनिया में हैं, लेकिन जो लोग आजकल मीडिया पे बैठे हैं और जिस सोशल मीडिया पे बैठकर जो गंद फैलाई है उसने आज भी मानने को तैयार नहीं है। हम एक तरफ से नहीं उलझ गए हैं, हम कोरोना से भी झेल रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर से भी झेल रहे हैं,
हम नफरतों से भी फैल रहे हैं, हम नाइंसाफियों से भी झेल रहे हैं। इतने अजाब इस मुल्क में चौतरफा आ गए, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं हैं। ये थे हमारे साथ साबिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब, जो हमसे तफसील से बात कर रहे थे जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पूर्व डीएसपी को निलंबित कर दिया गया था और गिरफ्तार किया गया था आतंकवाद के मामले में, उसको लेकर जिस तरह से सवालात खड़े किए जा रहे हैं, और सवालात अपनी तरफ अपनी जगह वाजिब भी हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या हो गया है पूरा हमारे जुडिशरी सिस्टम को, हमारे पुलिस सिस्टम को, इतने बड़े आतंकी को जिसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उसको ज़मानत कैसे मिल गई? पुलिस के पास क्यों वक्त नहीं था कि इस समय के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाती इतने बड़े मामले में? एक बहुत बड़ी लापरवाही दिल्ली पुलिस की इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।